बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने नोट करना है, दो लेक्चर हमने ऑलरेडी इस पर रिकॉर्ड किया हुआ है। एक मिनट। तो मेजरमेंट पर हमने दो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। तो ये तीसरा लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ेंगे और साथ में हम क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हम रेडियन को और स्टेरेडियन को, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सबसे पहले हम आते हैं कि यूनिट क्या है। सबसे पहले आते हैं यूनिट क्या है। तो यूनिट दरअसल में हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड। एक किस्म का हमने फिक्स वैल्यू, हमारे पास क्या है? एक स्टैंडर्ड है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या है? एक किस्म का स्टैंडर्ड है। एक किस्म का क्या है? स्टैंडर्ड। तो व्हाट इज यूनिट? आसान अल्फाज में यूनिट हमारे पास क्या है? ये स्टैंडर्ड। ये क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड। इट इज अ स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश को जस्टिफाई करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। उस स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट क्या है? आसान अल्फाज में एक स्टैंडर्ड। जिस तरह हम कहते हैं 1 kg। अब kg क्या है हमारे पास? एक को छोड़ दो, लेट्स सपोज हम कहते हैं किलोग्राम। तो किलोग्राम हमारे पास क्या है? एक किस्म का स्टैंडर्ड है, एक किस्म का फिक्स। हमने यूनिट एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। तो हम कहते हैं 50 kg, 30 kg, 40 kg, उसी के मुताबिक फिर हम उसको बेचते भी है। जिस तरह आटे की बोरी 20 kg, 40 kg, 50 kg। तो ये क्या है? एक किस्म का स्टैंडर्ड है। तो ये क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए तो हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। उस स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या बना? स्टैंडर्ड है फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब यूनिट हो गया। अब हम सबसे पहले आते हैं एंशिएंट टाइम, कदीम जमानों में, बहुत पुराने टाइम। कदीम जमानों का मतलब क्या है? बिफोर एसआई। एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले मतलब क्या है? बिफोर 1960 से पहले। मतलब 1960 से क्या है? पहले। अगर आप 1960 से पहले देखोगे तो बहुत सारे सिस्टम थे। बहुत सारे क्या थे? सिस्टम थे। बहुत सारे सिस्टम में सबसे जो मेजर सिस्टम थे हमारे पास क्या है? फुट फॉन्ट सिस्टम। हमारे पास क्या है? फुट फॉन्ट सेकेंड। एफपीएस हमारे पास पहला सिस्टम। तो पहला हमारे पास क्या है? एफपीएस। एफ का मतलब क्या है? फुट। पी का मतलब क्या है? फॉन्ट। एस का मतलब क्या है? सेकेंड। दूसरा हमारे पास कौन सा सिस्टम था? सेंटीमीटर, हमारे पास ग्राम, और तीसरा क्या है? सेकेंड। जबकि तीसरा जो हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, वो हमारे पास क्या है? एम से मतलब क्या है? मीटर, गुड, किलोग्राम, सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये 3 सिस्टम थे हमारे पास। इन 3 सिस्टम में जो अगर आप देखोगे तो इनमें 3 क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, सबके जो यूनिट है वो डिफरेंट है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले क्या होता था ना, अब देखते थे, अगर हम कहते थे कि आपकी कमरे की पैमाइश क्या है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारी कमरे की पैमाइश, कोई खास स्टैंडर्ड नहीं था, कोई खास यूनिट नहीं थे। हर यूनिट तो थे, मुख्तलिफ होते थे, हर एक का मुख्तलिफ होता था। तो वो कहते थे आपकी कमरे की पैमाइश क्या है। तो वो कमरे की पैमाइश क्या करते थे कि हमारी कमरे की पैमाइश लेट सपोज क्या है? 3 क्या है? स्टेप, 3 गाम। मतलब वो क्या है? किस में बताते थे? लेट सपोज या तो फुट से बताते थे कि हमारे कमरे की जो पैमाइश है वो क्या है? 10 फुट है, 15 फुट है, या उस तरह क्या है? स्टेप से बताते थे, कदम से बताते कि हमारे कमरे की जो लंबाई है या चौड़ाई है वो 5 कदम है, 6 कदम है। अब जब मैं बताता था किसी बंदे को कि हमारे कमरे की जो लंबाई है या चौड़ाई है वो क्या है? 20 इंच है। क्या है? 20 फुट, 20 फुट। तो अब जो दूसरा बंदा क्या है? मेजर करेगा। अब मेरी फुट में और उस बंदे की फुट में फर्क होगा या नहीं? उसी तरह मेरी कदम में अगर मैं कहूंगा मेरे कमरे या जो हमारे क्लासरूम की लंबाई है वो 5 कदम है, मेरी कदम में उस बंदे की कदम में फर्क होगा या नहीं? तो ये इस तरह क्या था? कंफ्यूजन था। हर एक अपने तरीके से चीज को मेजर कर रहे थे, बहुत सारे यूनिट थे, तो एक किस्म का कंफ्यूजन हो रहा था। एक किस्म का क्या था? कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया, ये यूनिट आया। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये जो पुराने सिस्टम यूज करते थे हम, पुराने सिस्टम में जो फुट फॉन्ट सेकेंड, एफ का मतलब क्या है? फुट। उसमें अगर देखोगे लेंथ का यूनिट क्या था? एफपीएस में फुट, एफटी, फुट। उसी तरह हमारे पास मास का यूनिट क्या था?
FPS में LB का मतलब क्या है, पौंड। मास को हम किस में वजन करते थे, पौंड में वजन करते थे। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा अमेरिका में हो ना, अमेरिका से पाकिस्तान आ जाए, अगर वो हम कहेंगे 3 पौंड 4 पौंड या 10 पौंड चीनी दो, तो उसको पौंड तो समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल नहीं है। पाकिस्तानियों को तो समझ आएगा, जब अमेरिका में चले जाएंगे उसको तो समझ नहीं आएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो समझ आ रहा था ना, मगर बाहर में जब कोई जाता था या बाहर से कोई आता तो ये कंफ्यूजन होती थी। हर एक डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे, यूनिट यूज कर रहे थे। उसी तरह FPS में जो टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड था। उसी तरह हम अब आते हैं सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या है, ग्राम और सेकेंड। अब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, अगर आप इसमें देखोगे सेंटीमीटर और ग्राम सेकंड में, ये जो दूसरा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसमें लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मास का यूनिट क्या है, ग्राम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। उसी तरह हमारे पास क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो तीसरा सिस्टम है। इसमें अगर आप लेंथ का यूनिट देखोगे, मास, सॉरी मीटर, मास नहीं, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो देखो डिफरेंट यूनिट है, क्या है, डिफरेंट यूनिट है। मगर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कहां पर हुआ, 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ। कहां पर हुआ, पेरिस में हुआ। कहां पर हुआ, पेरिस में हुआ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्या हर कोई अपने देसी तरीके से कोई मेजर कर रहा है, कोई किस तरह कौन सा यूनिट यूज कर रहा है, कोई इंच यूज कर रहा है, कोई स्टेप यूज कर रहा है, कदम के जरिए इंच कर रहे हैं, मतलब कोई क्या है, पौंड में मेजर कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिट। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक किस्म का इंटरनेशनल यूनिट वो क्या कर रहे थे, सिस्टम को डिराइव कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल यूनिट्स बनाया जाए ताकि सबको समझ आ जाए। अगर मैं पाकिस्तान में हूं, अगर मैं अमेरिका चला जाऊं या अमेरिका के लोग पाकिस्तान आ जाए, तो डिफरेंट जिधर भी मैं जाऊं तो मुझे समझ आ जाए एक यूनिट हो, वो पाकिस्तान में भी सेम हो, अमेरिका में भी सेम हो, दुनिया के जिस भी कोने में हम जाए वो क्या हो, सेम हो। तो 1960 जब पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास क्या है, इन लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। इन लोगों ने एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट को इंट्रोड्यूस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो तमाम दुनिया में यूज हो सके। कहां पर यूज सके, एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या क्या मुतारिफ करवाया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या है, तमाम दुनिया में मुतारिफ करवाया। और इसको उसने क्या नाम दिया, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इनके मुताबिक इन लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई। कितनी कैटेगरीज बनाई थी, 3 कैटेगरी बनाई थी। तो SI यूनिट के कितने कैटेगरीज है, 3। सबसे पहला बेस यूनिट। बेस यूनिट पिछले लेक्चर हमने पढ़ा, जो सेकंड लेक्चर में हमने कहा टोटल कितने बेस यूनिट है, 7 बेस यूनिट है, गुड। उसी तरह डिराइव्ड यूनिट, हमने कहा डिराइव्ड यूनिट कितने हैं, 7 बेस, मतलब बेस यूनिट जो 7 बेस यूनिट के अलावा बाकी सारे क्या है, ड्राइव यूनिट। तो हम कह सकते हैं ड्राइव यूनिट कितने हैं, इन्फिनिटी। कितने हैं, इन्फिनिटी, लामेहदूद, अनलिमिटेड। उसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट, फिर क्या थे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एडिशनल, इजाफी यूनिट। जो अब हम पढ़ेंगे, एक रेडियन है, दूसरा हमारे पास क्या है, स्टे रेडियन है। तो ये बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये इन SI यूनिट में ये सब यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाए। अगर आप देखोगे लेंथ का SI यूनिट, लेंथ का SI यूनिट, इंटरनेशनल लेंथ का जो SI यूनिट है वो क्या है, मीटर। SI यूनिट लेंथ का क्या है, मीटर। अगर आप दुनिया के जिस भी कोने में होगे तो लेंथ का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो इस तरह जो 7 बेस क्वांटिटी थी उसकी 7 SI यूनिट मुतारिफ करवाए। उसी तरह ड्राइव क्वांटिटी के SI यूनिट मुतारिफ करवाए जो तमाम दुनिया में सेम थे। तो कंफ्यूजन क्या हो गई, खत्म हो गई। इस कॉन्फ्रेंस ने हमारी कंफ्यूजन को खत्म कराई। अब यहां पर हम थोड़ा आते हैं, अगर आप बेस यूनिट में देखोगे, जो 7th बेस यूनिट है ना, 7th बेस यूनिट में लेंथ भी आता है, मास भी आता है, टाइम। तो ये तो बेस क्वांटिटी है, सॉरी, ये हमारे पास लेंथ, मास, टाइम हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। अगर आप देखोगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इस सिस्टम में देखोगे तो लेंथ जो बेस क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या है, मीटर। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। जबकि बेस क्वांटिटी में अगर आप देखोगे जो बेस यूनिट थे, 7 बेस यूनिट थे, उसमें मीटर भी आ रहा है, किलोग्राम भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है। तो देखो जो MSK सिस्टम था वो हमारे पास क्या है, बेस, जो हमने बेस यूनिट मुतारिफ करवाया SI यूनिट, तो हमारे पास क्या है, SI यूनिट के साथ MSK सिस्टम थोड़ा मैच कर रहा था। बेस यूनिट, अगर आप बेस यूनिट देखोगे ना तो उसमें मीटर किसका है, लेंथ का है, किलोग्राम किसका है, मास का है, टाइम जो सेकंड है वो किसका यूनिट है,
टाइम का है। तो जो MSK सिस्टम है ना वो हमारे पास SI सिस्टम के साथ थोड़ा मैच कर रहे हैं, मगर थोड़ा सी इसमें खामी क्या है MSK में सिर्फ तीन सिस्टम, जो हमारे पास 3 बेस क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, सिर्फ इसके यूनिट के बारे में हमें बताया, बाकी यूनिट के बारे में हमें नहीं बताया। तो जबकि SI यूनिट तो और ओवर द यूज हो रहा है, उसमें 7 बेस यूनिट, 7 बेस क्वांटिटी थी, उसके साथ बेस यूनिट SI यूनिट हमें बताए थे। तो इसी वजह से ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट था 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इसको आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो अब इसके बाद क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, इजाफी, एडिशनल। तो सप्लीमेंट्री यूनिट, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है न तो बेस यूनिट है न तो डिराइव्ड यूनिट है, तो न तो बेस है सप्लीमेंट्री यूनिट न तो डिराइव्ड यूनिट है, ये हमारे पास क्या है इजाफी यूनिट है। तो इसी वजह से इसको सप्लीमेंट्री का नाम दिया। तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट है ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल यूनिट है। ये ज्योमेट्रिकल लफ्ज किससे रिलेटेड है, एंगल को मेजर करने के लिए। किसको, एंगल को मेजर करने के लिए। तो ये ज्योमेट्रिकल यूनिट है। दूसरा पॉइंट क्या है, डायमेंशनलेस। क्या है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, जिसका कोई भी डायमेंशन ना हो, जिसका कोई भी डायमेंशन। आने वाले लेक्चर में हम डायमेंशन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कौन सी यूनिट है, डायमेंशनलेस है, और साथ में क्या है, ज्योमेट्रिकल यूनिट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसके बाद हम सबसे पहले आते हैं रेडियन, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टेरेडियन। अब देखना, सबसे पहला अगर मैं आपको एक सर्कल से, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, फिर हम थ्योरी पर आते हैं। जो आपके पेपर में आपने ये चीजें लिखनी है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखना। अब आपने एक सर्कल को इमेजिन करना है। किसको इमेजिन करना है, सर्कल। एक 2D मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल सर्कल। तो एक 2 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल सर्कल को आपने क्या करना है, इमेजिन करना है। इस 2 डायमेंशनल सर्कल में आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, सरकमफेरेंस। ये क्या है, सरकमफेरेंस। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक इस फासले को हम क्या नाम देते हैं, रेडियस। इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियस। इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियस। और ये जो फासला है ये भी हमारे पास क्या है, फासला, मगर इस छोटे से फासले को हम क्या नाम देंगे, आर्क लेंथ। इस छोटे से फासले को हम क्या नाम देंगे, आर्क लेंथ। तो इस फासले को हम क्या नाम देंगे, आर्क लेंथ। मैं यहां पर लिख लेता हूं आर्क, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। सही है, तो आर्क लेंथ। अब देखना, हमने जो सेंटर से लेकर इस सरकमफेरेंस तक ये जो रेडियस है ना, फिर यहाँ पर हमारे पास ये जो फासला है ना, आर्क लेंथ, फिर से ये वाला रेडियस, तो दरमियान में ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना यहाँ पर, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, इस एंगल को, यहाँ पर ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम नाम देंगे प्लेन एंगल। क्या नाम देंगे, प्लेन एंगल। फिर से बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट दूंगा, फिर बाद में आपको रेडियन भी बताऊंगा कि एंगल। तो अगर आपने एक सर्कल को इमेजिन किया, उस सर्कल में हमारे पास क्या है, ये आर्क लेंथ। ये क्या है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हमारे पास, ये फासला, ये रेडियस है, ये भी क्या है, इस सर्कल का क्या है, रेडियस। तो आर्क लेंथ, ये जो रेडियस है ना, ये 2 रेडियस जो हमारे पास क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, प्लेन एंगल। क्या नाम देंगे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम क्या नाम देते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल भी क्या, प्लेन एंगल का दूसरा नाम क्या है, 2 डायमेंशनल एंगल, और तीसरा नाम क्या है, फ्लैट एंगल। तो 3 नाम आ गए, प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल और फ्लैट एंगल। तो एक बात आपको समझ आ गया, जब आप एक 2 डायमेंशनल क्या, 2 डायमेंशनल सर्कल को इमेजिन करोगे, तो हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ, और ये जो रेडियस है, यहाँ पर दरमियान में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, प्लेन एंगल। इसको हम क्या नाम देंगे, प्लेन एंगल का नाम देंगे। अब याद रखना, प्लेन एंगल का जो यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसको हम क्या नाम देंगे, रेडियन का नाम देंगे। क्या यहां पर मैंने लिखा भी है, रेडियन क्या है, मेजर द प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसको हम क्या नाम देंगे, रेडियन का नाम देंगे। उसको हम क्या नाम देंगे, रेडियन। प्लेन एंगल हो, 2 डायमेंशनल एंगल हो या फ्लैट एंगल, तो इसका जो यूनिट है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रेडियन। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन। यहां तक हमको समझ आ गया कि हमारे पास प्लेन एंगल क्या है। जब हम एक सर्कल को इमेजिन करेंगे तो आर्क लेंथ और रेडियस, ये जो 2 रेडियस के दरमियान ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, प्लेन एंगल। अब हमारे पास प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, प्लेन एंगल का यूनिट, गुड, प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन। अब हमारे बुक में
जो स्पेशली अगर आप सिलेबस में देखोगे तो वहां पर 1 रेडियन को डिफाइन किया हुआ है। किसको डिफाइन किया? 1 रेडियन। तो एक बात आपको समझ आ गई कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। अब हम 1 रेडियन को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन को किस तरह डिफाइन करेंगे? बहुत ही आसान। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं। 1 रेडियन का मतलब क्या है? अगर हमारे पास ये जो रेडियस है, क्या रेडियस, अगर रेडियस और आर्क लेंथ दोनों बराबर आ जाए, क्या रेडियस और आर्क लेंथ, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर हमारे पास क्या है रेडियस आर किसके बराबर आ जाए? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम किससे जाहिर करते हैं? एस से। तो अगर हमारे पास रेडियस और आर्क लेंथ बराबर आ जाए, लेट सपोज अगर रेडियस क्या है 1 मीटर, तो आर्क लेंथ भी क्या होना चाहिए? 1 मीटर। तो तब यहां पर जो एंगल होगा उस एंगल को हम क्या नाम देंगे? 1 रेडियन। तो उस एंगल को हम क्या नाम देंगे? तब वो जो एंगल हमारे पास कितना बनेगा? 1 रेडियन एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है? आसान अल्फाज में जब हमारे पास क्या है रेडियस, किसी भी सर्कल में जब रेडियस और आर्क लेंथ दोनों बराबर होंगे तब हमारे पास ये जो थीटा होगा, क्या थीटा, ये किसके बराबर होगा? यहां पर मैं 2 डायमेंशनल को बिठा रहा हूं, तब हमारे पास क्या होगा? 1 रेडियन बनेगा। क्या बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। तो समझ आ गया 1 रेडियन किसके बराबर है? जब हमारे पास रेडियस और आर्क लेंथ दोनों का फासला बराबर हो जाए तब यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। तो 1 रेडियन अगर आपने फार्मूला यहां पर देखना है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई आर। रेडियन उसका क्या है? यूनिट। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा सर्कल यहां पर 1 रेडियन बनेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो अगर कोई आपसे पूछे कंप्लीट सर्कल, क्या कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होंगे? कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन? अब मैं आपको बताता हूं कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन। 1 रेडियन तो आपको समझ आ गया, 1 रेडियन समझ आ गया कि 1 रेडियन कब होगा, तो 1 रेडियन मैंने आपको बता भी दिया। अब कंप्लीट सर्कल कंप्लीट सर्कल आपने याद रखना है। अगर आप एक कंप्लीट सर्कल में देखोगे तो एक कंप्लीट सर्कल में कितनी डिग्री आती है? 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल किसके बराबर होता है? कंप्लीट सर्कल। अगर आप कंप्लीट सर्कल में देखोगे तो कंप्लीट सर्कल कितनी डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री। और अगर आप देखोगे ना, अगर मैं आपसे पूछूं ना, ये आधा सर्कल है और ये आधा सर्कल है, अगर मैं आपसे पूछूं अगर कंप्लीट सर्कल 360 के बराबर है ना, कंप्लीट सर्कल 360 के बराबर है, तो फिर आधा सर्कल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। आधा सर्कल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 पाई इज इक्वल 2 पाई रेड इज इक्वल टू 360। अब आप कहोगे कि 2 पाई रेडियन 360 के बराबर किस तरह गया? क्योंकि आधा सर्कल किसके बराबर होता है? 5। दूसरा आधा सर्कल किसके बराबर होता है? 5। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन किसके बराबर आ गया? 360। तो एक कंप्लीट सर्कल में याद रखना, कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितने रेडियन आते हैं? 2 पाई रेडियन। कितनी रेडियन? 2 पाई रेडियन। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है? पाई की वैल्यू 3.14। अगर आप 2 पाई को अगर 5 की जगह 3.14 लिखोगे तो 2 को 3.1514 से मल्टीप्लाई करोगे आपके साथ 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। या इसी तरह 2 को जब आप तो इसी तरह वैल्यू आएगी 6 पॉइंट समथिंग। तो 2 पाई कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन आएंगे? 2 पाई रेडियन। अब मैं आपको मैथमेटिकल भी समझाता हूं। मैथमेटिकल किस तरह? यहां पर देखना, यहां पर मेरा फॉर्मूला कर रहा हूं। मैथमेटिकल किस तरह? अब देखो ना, एंगल इज इक्वल टू आपके साथ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर आपको याद है ना, आपने जो आपके पिछले क्लासेस है ना 9, 10 में आपने पढ़ा होगा ना कि कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस, ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ये किसके बराबर होता है? 2 पाई। 2 पाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 पाई। कंप्लीट जो सर्कल है ना, पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। और नीचे क्या है? आर। तो आर के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 पाई। तो याद रखना, देखो यहां पर हमने डिराइव्ड भी कर लिया। पूरा जो कंप्लीट सर्कल है उसमें कितने रेडियन आएंगे? 2 पाई रेडियन आएंगे। कितने रेडियन आएंगे? 2 पाई रेडियन आएंगे। तो यहां पर हम आते हैं, अगर आपने 1 रेडियन मालूम करना है, क्या है? 1 रेडियन मालूम करना है कि 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है? 1 रेडियन कितनी? एक बात अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है, तो कि रेडियन हमारे पास कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन आते हैं, फिर उसी तरह यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में भी मैंने आपको बताया, वैसे भी बता दिया। अब यहाँ पर आपने कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री आती है? 1 रेडियन में
कितनी डिग्री। तो अगर अपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर बहुत ही आसान 2 पाई रेड इज इक्वल टू 360। तो ये 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रेडियन किसके बराबर आएगा 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन में कितनी डिग्री आती है 57.3 डिग्री। तो रेडियन क्या हुआ लार्जर यूनिट, रेडियन क्या है बिगर यूनिट है डिग्री के बिनास्पत। तो डिग्री के मुकाबले में रेडियन क्या है बड़ा यूनिट। तो एक रेडियन में कितनी डिग्री आती है 57.3। यहां तक समझ आ गया। तो यहां तक हमने रेडियन को पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि रेडियन क्या है मेजर द प्लेन एंगल। जो हमारे पास प्लेन एंगल है उसका यूनिट क्या है रेडियन। फिर हमने 1 रेडियन को डिफाइन किया कि 1 रेडियन क्या है 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब 1 रेडियन हमारे पास क्या है ऐसा एंगल है जो किसी भी सर्कल के सेंटर में बनता है। और व्हेन द आर्क लेंथ, जब हमारे पास क्या हो आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस, जब हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तब वहां पर क्या होगा वो प्लेन एंगल कितने के बराबर होगा 1 रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन समझ आ गया। 1 रेडियन क्या है हमारे पास जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए रेडियस के बराबर आ जाए तो तब वहां पर क्या होगा 1 रेडियन। वो एंगल कितने का बराबर होगा 1 रेडियन। फिर हमने कंप्लीट सर्कल में देखा कितने रेडियन आते हैं। फिर 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है। अब आते हैं स्टे रेडियन। फिर से उसी तरह जो स्टे रेडियन है ना ये सॉलिड एंगल है। आपने क्या करना होगा यहां पर हमने किस चीज को इमेजिन किया सर्कल को इमेजिन किया। किसको इमेजिन किया सर्कल। तो यहां पर जो हमारे पास रेडियन है ना ये क्या है इसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। अब यहां पर जो स्टे रेडियन है इसमें आपने क्या करना होगा स्फीयर को इमेजिन करना होगा। किसको इमेजिन करना होगा स्फीयर। अब यहां पर रेडियन में हमने सर्कल को इमेजिन किया जबकि स्टे रेडियन में हमने स्फीयर जिस तरह फुटबॉल 3 डायमेंशनल स्फीयर। आपने क्या करना होगा स्टे रेडियन में एक स्फीयर को इमेजिन करना होगा। क्या किसको इमेजिन करना होगा स्फीयर। तो एक स्फीयर को मैंने इमेजिन किया। लेट्स सपोज एक स्फीयर को मैंने इमेजिन किया ये स्फीयर का क्या है सेंटर। इस स्फीयर का क्या है सेंटर। तो यहां पर मैंने एक रेडियस इस स्फीयर का मैंने यहां पर थोड़ा सा क्या है एरिया को क्या कर दिया इमेजिन। ये पूरा स्फीयर है जिस तरह फुटबॉल एक कंप्लीट 3 स्फीयर का मतलब क्या है 3 डायमेंशनल। क्या है 3 डायमेंशनल। तो यहां पर मैंने एक स्फीयर को इमेजिन किया जो क्या है 3 डायमेंशनल है। तो इस स्फीयर का मैंने ये छोटा एरिया इमेजिन कर लिया जो किसके बराबर है r स्क्वायर के बराबर है। इस स्फीयर में मैंने एक छोटा सा एरिया को क्या कर दिया कंसीडर कर लिया जो r स्क्वायर के बराबर है। और यहां पर ये हमारे पास क्या बना रेडियस और ये भी क्या बना रेडियस क्योंकि सेंटर से लेकर यहां तक इसको हम क्या नाम देते हैं रेडियस। तो ये भी हमारे पास रेडियस है ये भी हमारे पास रेडियस है। और यहां पर मैंने क्या किया इस स्फीयर का छोटा सा एरिया इमेजिन किया जो किसके बराबर है r स्क्वायर के बराबर है। अब यहां पर ये जो एंगल बना इस एंगल को हम क्या नाम देंगे सॉलिड एंगल। इस एंगल को हम क्या नाम देंगे सॉलिड एंगल। क्या नाम देंगे सॉलिड एंगल। फिर से बता रहा हूं हमने एक स्फीयर इमेजिन किया उस स्फीयर के यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया को कंसीडर किया। किसको कंसीडर किया छोटा सा एरिया को कंसीडर किया। और ये स्फीयर का सेंटर है तो इस सेंटर से लेकर यहां तक इस स्फीयर के स्फेरिकल एरिया तक तो ये हमारे पास क्या बना रेडियस। ये भी क्या बना रेडियस। तो यहां पर ये जो एंगल बना इस एंगल को हम क्या नाम देंगे सॉलिड एंगल बना। तो स्फीयर में जो एंगल जिस तरह क्या है ये जो तरबूज वाले ना तरबूज बेचते हैं ना पूरा 3D डायमेंशन होता है स्फीयर की फॉर्म में उसमें छोटा सा कट करते हैं उस कट को फिर बाहर निकालते हैं। तो ये जो एंगल बना इस पूरे तरबूज के पूरे एरिया में एक छोटा सा एरिया जिस तरह यहाँ पर पूरे तरबूज की स्फीयर में एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया फिर उसको कट कर लिया। जब कट कर लिया जब तरबूज से बाहर निकालते हैं देखते हैं कि ये रेड है या नहीं पका हुआ या नहीं। तो छोटा सा एरिया कट कर लिया फिर उसको बाहर निकाला। तो वहां पर जो एंगल बना उस स्फीयर के अंदर जो एंगल बना उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है। क्या होता है 3 डायमेंशनल एंगल या इसको हम स्पेस एंगल भी कहते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है सॉलिड एंगल का जो यूनिट है उसको हम क्या नाम देते हैं स्टेरेडियन। क्या फिर से बता रहा हूं सॉलिड एंगल का जो यूनिट है उसको हम क्या नाम देते हैं स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट है उसको हम क्या नाम देते हैं स्टेरेडियन। तो यहां पर मेजर द सॉलिड एंगल जो स्टेरेडियन है ना स्टेरेडियन किसको मेजर करता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या बना
स्टेरेडियन। और यहाँ पर ये कौन सा एंगल होता है? 3 डायमेंशनल एंगल होता है, इसको हम स्पेस एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस एंगल। तो 3 डायमेंशनल एंगल जिसमें y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस दोनों मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? तीनों मौजूद होते हैं, z एक्सिस भी, x एक्सिस भी, y एक्सिस भी। जबकि हमारे पास प्लेन एंगल में सिर्फ 2 एक्सिस मौजूद होते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। इसी वजह से प्लेन एंगल को हम क्या नाम देते थे? 2 डायमेंशनल। जबकि यहाँ पर सॉलिड एंगल को हम 3 डायमेंशनल का नाम देंगे। अब मैंने आपको बता दिया सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो क्या है? स्टेरेडियन। अब हमने फिर से हमारी सिलेबस के मुताबिक हमने क्या करना होगा? 1 स्टेरेडियन को क्या करना है? डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना है। तो 1 स्टेरेडियन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? फिर से यहाँ पर देखना, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये जो स्फीयर है, इसके स्फीयर में यहाँ पर ये जो सेंटर में ये जो एंगल बना, सबटेंड हुआ, यहाँ पर ये जो एंगल है ना, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ द स्फीयर। ये जो एरिया है स्फीयर का, ये जो इस स्फीयर के सेंटर में ये जो एंगल बना और साथ में ये जो एरिया है स्फीयर का, बाय एन एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसका मतलब क्या है? इस स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बना, हम किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? अब यहां पर मैं भी लिख रहा हूं 1 स्टेरेडियन। किसको डिफाइन कर रहे हैं? 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन या आसान लफ्ज में हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन या स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन हमारे पास क्या है? स्टेरेडियन आपने याद रखना है, स्टेरेडियन हमारे पास क्या है? इस सर्कल के सेंटर में ये जो सर्कल नहीं, स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर में ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना, साथ में जो एरिया हमने कंसीडर किया, क्या एरिया को जो कंसीडर किया, अब ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, देखो, सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया। ये जो सेंटर में एंगल बना और साथ में बाय एन एरिया, इस एरिया की वजह से बाय एन एरिया ऑफ इट्स स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि किस तरह ये एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब इसको हम क्या नाम देंगे? स्टेरेडियन। अब यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास, लेट्स सपोज, हमारे पास जो एरिया है ना, जो एरिया है हमारे पास क्या है? एरिया क्या है? 25 मीटर। एरिया क्या है? 25 मीटर। एरिया हमारे पास क्या है? 25 मीटर। और रेडियस क्या होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए। रेडियस क्या होना चाहिए? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इस रेडियस का स्क्वायर ले लूँ तो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 25। वापस क्या बन जाएगा? 25। तो एरिया भी 25, रेडियस भी क्या बना? 25। तब यहां पर जो एंगल बन गया, उस एंगल को हम क्या नाम देंगे? 1 स्टेरेडियन। समझ आ गया? यानी ये स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बना, अगर यहाँ पर बाय एन एरिया, इस एरिया की वजह से, तो इस एरिया की वजह से जो एंगल बना इस स्फीयर के सेंटर में, ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तब हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 1 स्टेरेडियन होगा। 1 स्टेरेडियन। फिर से बता रहा हूँ, देखो मैं एग्जांपल करके आपको बताऊंगा तो आपको समझ आए। अब फार्मूला क्या है? पहले फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ द स्टेरेडियन को हम किस जार करते हैं? SR। किस जार करते हैं? SR। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर का एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। स्फीयर, द एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखना, कंप्लीट स्फीयर में कितने SR होंगे? SR का मतलब क्या है? स्टेरेडियन। कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होंगे? 4-5 स्टेरेडियन। कितने स्टेरेडियन होंगे? 4-5। SR का मतलब क्या है? स्टेरेडियन। तो कंप्लीट स्फीयर में 4-5 स्टेरेडियन होंगे। अब हम क्या है? फार्मूले से भी करते हैं। किससे करते हैं? फार्मूले से करते हैं। फार्मूले पर आते हैं। अब इस पूरे स्फीयर का जो स्फेरिकल एरिया है वो किसके बराबर होगा? स्फीयर का जो स्फेरिकल एरिया है वो किसके बराबर होगा? 4-5 स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4-5 स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ द स्फीयर की जगह मैंने क्या लिखा? 4-5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही R स्क्वायर। तो R स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आया? 4-5 SR। तो कंप्लीट स्फीयर में हमारे पास कितनी स्टेरेडियन होंगे? 4-5 स्टेरेडियन। कितने स्टेरेडियन होंगे? 4-5 स्टेरेडियन होंगे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको हर चीज समझ आ गया। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा था, वो एग्जांपल भी देता हूं। मैंने कहा हमारे पास फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू 4 हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज ये जो स्फेरिकल एरिया है, ये स्फेरिकल एरिया हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज
हम कहते हैं 16। कितने हैं? 16 है ना, 16 है। ये हमारे पास क्या है? 16 है। अब खोलो, एक मिनट। अब हमारे पास क्या है? जो स्पेरिकल एरिया है ना, स्पेरिकल एरिया हमारे पास क्या है? 16। तो रेडियस कितना होना चाहिए हमारे पास? 4। तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। तो 16 16 के साथ कैंसिल हुआ, 1 SR। तो 1 स्टेरेडियन कब होगा? जब हमारे पास एंगल यहाँ पर सेंटर में बनेगा। ये जो सॉलिड एंगल सेंटर में बन गया इस एरिया की वजह से, ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तब यहाँ पर जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? 1 स्टेरेडियन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी देकर बता दिया। तो यहाँ तक हमने पूरा लेक्चर डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।